जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक में आगे, नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। कल अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों यहाँ पर कि खूबसूरत बहू है ना, नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक माना जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है कि खूबसूरत बहू के रचनाकार कौन है, ये नाटक किसका है, तब आपका उत्तर होता है नाग बोडस का। किसका है? खूबसूरत बहू नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। उत्तरायण नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों राम कुमार वर्मा। कौन है उत्तरायण नाटक के? राम कुमार वर्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आ चुके हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस सेशन से आप जुड़ जाएं। उत्तरायण नाटक के रचनाकार जो हैं वो कौन है? राम कुमार वर्मा। ठीक है। रसगंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है? मणि मधुकर माने जाते हैं दोस्तों। रसगंधर्व के नाटक के रचनाकार कौन है? मणि मधुकर। ठीक है, सभी लोग लाइक जरूर करें। खूबसूरत बहू नाग बोडस, उत्तरायण नाटक राम कुमार वर्मा। ठीक है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है दोस्तों? प्रसाद का कामना नाटक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि कामना नाटक के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है दोस्तों प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, है ना। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो प्रतीक धर्मी जो नाटक माना जाता है वो प्रसाद का नाटक कामना माना जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो चौपट चपेट नाटक के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, है ना। बोले किशोरी ने क्या कर दिया? बोले सर चौपट कर दिया सब, है ना। क्या होता है? चौपट कर दिया किशोरों ने, किशोरियों ने। चौपट, तो चौपट चपेट किसने कर दिया चौपट? बोले सर पूरी पढ़ाई चौपट कर दी किशोरियों ने। अपने ग्रुप की किशोरियों ने तो नहीं की पढ़ाई चौपट? बोले सर नहीं की। तो चौपट चपेट ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है, ये आपको याद रखना है। चौपट चपेट हो गए। चंद्रावली नाटिका के रचनाकार हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका ये किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। पहले भी अपन पढ़े हैं चंद्रावली नाटिका को, है ना। ये चंद्रावली नाटिका के रचनाकार भारतेंदु जी माने जाते हैं। ठीक है। रेडियो नाटककार के रूप में चिरंजीत अधिक प्रसिद्ध हैं दोस्तों, चिरंजीत, है ना। ये रेडियो नाटककार के रूप में। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कि सर निम्न कौन सा रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे? चिरंजीत। ठीक है, चिरंजीत आपको याद रख लेना है। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे रंग शीर्ष कहते हैं। अगले स्थान पर कहते हैं उसे क्या कहते हैं? रंग शीर्ष, है ना। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? रंग शीर्ष कहते हैं। इसको अपन को याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्या सुंदर नाटक ये कैसा माना जाता है दोस्तों? ये अनुदित नाटक माना जाता है, विद्या सुंदर, है ना। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतेंदु जी का ये नाटक माना जाता है विद्या सुंदर, और ये कैसा नाटक माना जाता है? ये माना जाता है अनुदित। सभी लोगों को याद रखना है। प्रसाद ने अपने ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि प्रसाद का जो अंतिम नाटक माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखो। और प्रसाद ने अपने ध्रुव स्वामिनी नाटक में दोस्तों नारी मुक्ति की समस्या को उठाया। कौन सी मुक्ति की? नारी मुक्ति की समस्या को उठाया। इसको अपन को याद रखना। चंद्रगुप्त नाटक की सुभाषिनी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती, है ना। तो चंद्रगुप्त नाटक की जो सुभाषिनी नारी है दोस्तों ये याद रख लेना है। कौन सी नारी? सुभाषिनी नारी। ये पात्र हैं, ये चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती दोस्तों, सुभाषिनी नारी। ठीक है, इसको आपको याद करना है। चंद्रगुप्त नाटक की सुभाषिनी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। प्रसाद ने अपने ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या सुंदर नाटक की अनुदित रचना मानी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखें कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे रंग शीर्ष कहा जाता है ना। रेडियो नाटककार के रूप में चिरंजीत दोस्तों अधिक प्रसिद्ध हैं, इनको अपन को याद करना है। चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चौपट चपेट की रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी है, इन सभी को अपन को याद करना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में दी गई दोस्तों, 1880 में। ठीक है,
और हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के लेखक कौन है? हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के लेखक कौन माने जाते हैं? तब आपका उत्तर होता है डॉक्टर दशरथ ओझा। क्या है? डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के लेखक कौन है? सीधा उत्तर जाता है डॉक्टर दशरथ ओझा। ये क्वेश्चन कई बार आया, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर दशरथ ओझा माने जाते हैं, है ना। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो रामकुमार वर्मा है दोस्तों। औरंगजेब की आखिरी रात, रामकुमार वर्मा। ठीक है। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है कौन? भुवनेश्वर। ठीक है, असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल। अब आपसे पूछा जाएगा जानकी मंगल नाटक किसका है? तो जानकी मंगल नाटक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। यहां पर जानकी और जानकी का अन्य नाम दोस्तों सीता है, तो सीता से शीतला प्रसाद, है ना, सीता, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है जानकी मंगल नाटक। इसमें क्या किया था? इसमें भारतेंदु जी ने दोस्तों अभिनय किया था। काय में? जानकी मंगल नाटक में। ठीक है। भुवनेश्वर कैसे? असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी अपन को याद करना है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे, आधे अधूरे बताना है आपको, आधे अधूरे के रचनाकार कौन है, है ना। और सिंघानिया नामक जो पुरुष पात्र है दोस्तों, इसका संबंध है आधे अधूरे नाटक से, है ना। अब आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? इसका आंसर सभी लिखेंगे, सभी को बताना है। इंद्र सभा के लेखक हैं दोस्तों अमानत। इंद्र सभा के लेखक कौन है? अमानत। भिखारी ठाकुर का विदेशिया एक लोक नाटक माना जाता है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया किसका लोक नाटक है? आपसे पूछा जाएगा तो ये भिखारी ठाकुर का है। ठीक है, याद रख लेना है। और साहित्य की नाटक विधा में रंग निर्देश होता है, नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। तो यहां पर अपन ने देखा कि सर भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में दी गई, है ना, ये आपको पता चल गया। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा है। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आया सभी लोगों का कि सर आधे अधूरे के जो नाटक हैं, है ना, आधे अधूरे के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आधे अधूरे के जो रचनाकार हैं वो मोहन राकेश हैं, है ना। पढ़ते जाओ फटाफट, रिपीट भी करता जाता हूं इसलिए कि रिपीट भी होता जाएगा, है ना। सभी लोग पढ़ते जाना है और ऐसे नहीं पढ़ रहा है कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार रामकुमार वर्मा है। अब आराम आराम से पढ़ रहे, पढ़ते जाओ, रिपीट भी करते जा रहा है अगर कुछ छूटता हो तो। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार रामकुमार वर्मा माने जाते हैं, है ना। और रामकुमार वर्मा जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1905 को हुआ रामकुमार वर्मा जी का। ठीक है, 1905 को। भुवनेश्वर कैसे नाटककार हैं दोस्तों? असंगत नाटककार हैं भुवनेश्वर। ठीक है। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होता है आधे अधूरे से। और आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर होता है, बोले सर मोहन राकेश। मोहन राकेश के बिना कैसे हैं? आधे अधूरे हैं। मोहन राकेश के बिना आधे अधूरे हैं, तो ये भी याद रखना है। ठीक है। इंद्र सभा के लेखक अमानत माने जाते हैं, इंद्र सभा, अमानत। ठीक है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया, ये लोक नाटक है, लोक नाटक विदेशिया, है ना। और साहित्य की नाटक विधा में रंग निर्देश होता है, रंग निर्देश नाटक विधा में होता है। आपसे पूछा जाएगा साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? तो रंग निर्देश होता है दोस्तों नाटक विधा में, नाटक विधा में। ठीक है। अब यहां पर देखो, अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। अतिरंजना, ये कभी कभी आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सी पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? अतिरंजना, है ना। वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है ना। बोले लक्ष्मी का वत्स, कैसे याद करोगे? लक्ष्मी का वत्स, तो लक्ष्मी का वत्स से क्या हो जाएगा? वत्सराज। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए, तब आपका उत्तर होगा वत्सराज। और याद करना है तो बोले लक्ष्मी का वत्स, लक्ष्मी का वत्स। ठीक है। तो वत्सराज के लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, है ना। अब यहां पर देखो, पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर। अपन ने याद किया था ना, कैसे याद किया था?
बोले सर जो पहला राजा बनता है वो जगदीश के यहाँ जाता है माथा टेकने, जगदीश के यहाँ। ठीक है, तो पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनको याद रखोगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नाटक में आया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न किस में आया है? सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग। ये क्वेश्चन कई बार आया, 8वां सर्ग के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर क्या होता है? सुरेंद्र वर्मा। 8वां सर्ग के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से भारत दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा। दोस्तों ये क्वेश्चन आया कई बार। निम्न में से बताइए भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से भारत के किन कारणों का, है ना, तो भारत की दुर्दशा के कारणों का इन्होंने चित्र खींचा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न दोस्तों सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नाटक में आया, इसको याद रखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? ये भी सभी लोगों को बताना है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? फटाफट बताएंगे। और स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य, है ना। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन, संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अब आपको सीधा बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन हैं। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है ना। स्कंदगुप्त नाटक आपको पता है कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नाटक में है। ठीक है, पहला राजा नाटक लेखक जगदीश चंद्र माथुर का है, इसको याद रखना। और वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक माना जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे नाटक आपको याद रखना है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, इसके रचनाकार भी आपको बताना है। एक कई बार पूछा गया आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है। और आषाढ़ का एक दिन के दोस्तों पात्र देखना है तो राजपुरुष दंतुल, है ना। ये दोस्तों आषाढ़ का एक दिन में ये माने जाते हैं, दंतुल इसी के पात्र हैं, है ना। तो आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है, ये आपको टिक लगा देना है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, वेरी गुड। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो अजात शत्रु ये भी जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों अजात शत्रु के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है, ये अपन ने याद कर लिया। वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र, मिश्र याद रख लेना, लक्ष्मी नारायण मिश्र, है ना। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का दोस्तों नाटक है। पहला राजा नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, पहला राजा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग नाटक में आया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? 8वां सर्ग, तो 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा, है ना। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने? 7 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन, संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है ना। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। आषाढ़ का एक दिन, राजपुरुष दंतुल इसके पात्र हैं। दोस्तों अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा अपन को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक में प्रदर्शित हुआ है। आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देखो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में दोस्तों प्रदर्शित है? तो किस नाटक में प्रदर्शित है? आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस। किसमें है? लहरों के राजहंस नाटक में प्रदर्शित है। ठीक है, सूर्यमुख नाटक में कृष्ण और बेड़ू रति के प्रेम का प्रदर्शन है ना। इसको याद रखेंगे, कृष्ण और बेड़ू रति। सूर्यमुख नाटक में कृष्ण और बेड़ू रतु के प्रेम का दोस्तों प्रदर्शन इसमें किया गया है ना। इसको याद रखो।
बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जामों में। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? आंसर है भुवनेश्वर प्रसाद ने। किसने की? भुवनेश्वर प्रसाद ने। ठीक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का कथन माना जाता है। ठीक है। तो महत्वाकांक्षा का मोती आपको याद रख लेना, निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का कथन है ना। चंद्रगुप्त नाटक दोस्तों आपको पता है, और इसका रचनाकाल बता दो जल्दी से। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? फटाक से बताओ किस किस को पता है। ये तो सभी को पता है कि सर प्रसाद का ये नाटक है चंद्रगुप्त है, लेकिन इसका रचनाकाल सभी को बताना है। तो जल्दी से कमेंट में लिखें फटाक से। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक है दोस्तों कौन सा? नहुस। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो मौलिक नाटक है नहुस। गोपाल चंद गिरधर दास, है ना। तो गोपाल चंद गिरधर दास आपको पता है कि इनका दोस्तों नाटक माना जाता है, और भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस माना जाता है। ठीक है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है सावित्री। आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश का है ना। बिल्कुल राइट आंसर है। बोले सर चंद्रगुप्त का रचना काल है 1931, प्रसाद का चंद्रगुप्त 1931। वेरी गुड। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, ये भी कई बार पूछा गया। यहां पर देखो प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा आसक्ति, अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक में ये प्रदर्शित हुआ है। ठीक है। सूर्यमुख नाटक में कृष्ण और बेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है दोस्तों। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने की है। ठीक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का कथन है ना। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला जो मौलिक नाटक है वो नहुस है, और नहुस के जो रचनाकार है वो गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, है ना। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र में कौन है दोस्तों? आधे अधूरे के रचनाकार मोहन राकेश। इसकी स्त्री पात्र में दोस्तों सावित्री आते हैं। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आठवां सर्ग किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है। यहां पर आ जाओ। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। बहुत बढ़िया आंसर है दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा गया है कि यह कथन किसका है, कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो यह कथन लिया गया है दोस्तों जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से, है ना। और चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है 1931। क्या है? चंद्रगुप्त का दोस्तों 1931 है। ठीक है, 1931 है। इसको अपन को याद रख लेना। और दोस्तों ये प्रसाद का है, ये तो सभी को पता है ना। यह रक्तपात कब तक समाप्त होगा? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा योग नाटक की हैं दोस्तों। यह रक्तपात कब तक समाप्त होगा? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है ना। उपर्युक्त पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा योग नाटक की हैं। कौन से योग? अंधा योग। ये अंधा योग कई बार पूछा गया कि अंधा योग नाटक के रचनाकार कौन है। तो आप सभी को पता है कि सर अंधा योग जो नाटक है, ये नाटक माना जाता है किसका माना जाता है? अंधा योग के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों धर्मवीर भारती। ये कई बार पूछा गया है कि धर्म के बिना अंधा है योग, धर्म के बिना अंधा है योग। ठीक है। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्णदत्त। ये पूछा गया है दोस्तों, पर्णदत्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पर्णदत्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। और ये दोस्तों ये स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद जी का है, इसका दोस्तों पात्र है पर्णदत्त। ये कई बार आया है। ठीक है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? अब यहां पर दो चीजें पूछी जाती है। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से है, किसी को पता है तो वो बताइए।
नाटक में पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसे दोस्तों चूलिका कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा चूलिका। क्या कहते हैं? चूलिका, है ना। विशस्य विश्वमोचनम भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक माना जाता है दोस्तों। कौन सा? विशस्य विश्वमोचनम, है ना। भारतेंदु का कैसा नाटक है? राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप माना है। चंद्रावली को क्या माना? भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप माना है। इसको अपन को याद करना है। ठीक है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा, चंद्रावली नाटिका तो आपको पता ही है कि ये भारतेंदु जी की है, और इस भारतेंदु जी की इस नाटिका को दोस्तों आत्मा का प्रतिरूप माना। ये भी अपन को याद करना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपन आते हैं कि सर यहाँ पर देखा कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है ये पंक्ति दोस्तों की ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है ना। ये भी याद हो गया। अब यहां पर देखो, इनको देखो, यह रक्तपात कब तक समाप्त होगा? ये धर्मवीर भारती के अंधायुग नाटक की है दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है ना। ये सभी को पता है। अब यहां पर देखो, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। चूलिका कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, है ना। और पर्दे के पीछे का जो भाग होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। इसको याद रख लेना। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्दे की यानी कि नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है। पर्दे के पीछे का भाग क्या कहलाता है? नेपथ्य। तो कभी कभी ऐसा भी आपसे आएगा कि नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? तो नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे का भाग। ठीक है, और पर्दे के पीछे के भाग से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चूलिका। तो पर्दे के पीछे के भाग को हम क्या कहेंगे? नेपथ्य। और नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। विशस्य विश्वमोचनम भारतीय दोस्तों भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक है विशस्य विश्वमोचनम। ये क्या है इसका बताना है आपको। ये नाटक है, प्रहसन है, भाड़ है, क्या है? विशस्य विश्वमोचनम। बताइए। ये राष्ट्रभक्ति परक नाटक माना जाता है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। ठीक है, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप माना है रामविलास शर्मा ने। ठीक है, यहां पर आ जाओ। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। कवि भारतेंदु। अब यहां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए अगर कि कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है, तो दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको भारतेंदु दिया है तो आप भारतेंदु लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कवि भारतेंदु नाटक के जो लेखक हैं वो लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। गुण सिंधु देखो, भारतेंदु जी विद्या सुंदर का प्रमुख पात्र है ना। विद्या सुंदर किसका है? विद्या सुंदर दोस्तों ये भारतेंदु जी का नाटक है ना। और विद्या सुंदर का पात्र कौन सा? गुण सिंधु विद्या सुंदर, है ना। जो विद्या सुंदर विद्या अर्जित करेंगे वो गुणों के सिंधु बन जाएंगे। गुणों के सिंधु बन जाएंगे। जो विद्या को सुंदर तरीके से सुंदर विद्या को अर्जित करेंगे तो गुण सिंधु बन जाएंगे। तो गुण सिंधु भारतेंदु जी का विद्या सुंदर का प्रमुख पात्र है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है दोस्तों? स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति कौन सी है? तब आपका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। सर्वाधिक प्रौढ़ कृति है दोस्तों स्कंदगुप्त, है ना। बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। कौन है? राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मोह मुहासे ये प्रहसन है और इसके रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मोह मुहासे राधा चरण गोस्वामी, है ना। बोले बूढ़े मोह के मोह से राधा के चरणों की बात ही सुनने को मिलती है। आपने देखा होगा अपने परिवार में, अपने घर में जो अपने बूढ़े माँ बाप होते हैं, बूढ़े दादा दादी होते हैं, उनके मोह से देखो तो राधा के चरणों की बात चलती है ना। राधे राधे वो जपते ही रहते, राधे राधे जय श्री राम, इस प्रकार से। तो बूढ़े मोह से, बूढ़े के मोह से
है ना, ऐसे कह लो बूढ़े के मुंह से राधा के चरण की बात चलती, राधा चरण गोस्वामी, है ना। भारतेंदु के प्रेम जोगनी नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है। भारतेंदु के प्रेम जोगनी इनका जो नाटक है वो तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है, इसमें तत्कालीन काशी का, है ना। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, तो जानकी मंगल, ये प्रथम अभिनीत नाटक है। इसके रचनाकार कौन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब देखो, 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला जो नाटक है वो नाटक कौन सा है, उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। वो नाटक कौन सा है, अजात शत्रु, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है ना, ये भी याद रख लेना है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि सर कवि भारतेंदु ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ठीक है। गुण सिंधु भारतेंदु जी विद्या सुंदर का प्रमुख पात्र है, ठीक है, विद्या सुंदर का पात्र है, इसको भी याद रखना, है ना। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है, सब सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है, तो प्रौढ़ नाट्य कृति दोस्तों स्कंदगुप्त मानी जाती है ना। और बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है, तो उत्तर होता है राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मोह मुहासे, ये सबसे बड़ी बात की ये प्रहसन है, और ये प्रहसन किसका है, राधा चरण गोस्वामी का है। भारतेंदु के प्रेम जोगनी नाटक में तत्कालीन काशी के यथार्थ चित्रण है दोस्तों, है ना। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, जानकी मंगल, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला जो नाटक है वो नाटक है अजात शत्रु। कौन सा है, अजात शत्रु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों मगध, कौशल और कौशाम्बी को, ठीक है। तो ये अजात शत्रु आपको याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखते हैं यहाँ पर, अजात शत्रु नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं दोस्तों। अजात शत्रु, है ना, ये याद रख लेना, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इसमें भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का वह नाटक कौन सा है जिसमें भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं, तो वो नाटक है इनका अजात शत्रु नाटक, है ना, किसका, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। प्रसाद के विशाख नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल है दोस्तों, विशाख, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आया हुआ है क्वेश्चन कि प्रसाद का वह नाटक कौन सा है जिसका कथानक बौद्धों के पतन का काल का है, बौद्धों के पतन का काल का है, तो वो नाटक है दोस्तों इनका विशाख नाटक। कौन सा है, विशाख नाटक, ठीक है। इसका जो कथानक है वो बौद्धों के पतन का काल का है ना। प्रसाद के प्रायश्चित नाटक में जयचंद काल का दोस्तों चित्रण हुआ है, प्रायश्चित नाटक, इसमें जयचंद काल का चित्रण हुआ है। तो प्रायश्चित नाटक किसका है, प्रसाद का है। आप जाते हो, कोई गलती हो जाती तो आप प्रसाद शंकर जी के पास जाते हो प्रायश्चित करने, कि भगवान गलती हो गई, अब ऐसी कभी नहीं होगी, है ना। तो प्रसाद का प्रायश्चित, है ना। कभी कभी प्रसाद लेते हो और गिर जाए अगर धोखे से, तो आप प्रायश्चित करते हो कि यार राम 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 प्रसाद गिर गया, है ना, प्रायश्चित करते ना, प्रसाद का प्रायश्चित, ठीक है। वैशाख नाटक हो गया, प्रायश्चित नाटक हो गया। आह बेदना मिली विदाई गीत स्कंदगुप्त नाटक में दोस्तों है, आह बेदना मिली विदाई, है ना, ये स्कंदगुप्त नाटक, आह बेदना मिली विदाई। नहुस नाटक के रचयिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास हैं, और इस नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसने माना, तो नहुस को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना दोस्तों, किसने माना है, वो माना है भारतेंदु जी ने, किसने, भारतेंदु जी ने, ठीक है, वेरी गुड। गोपाल चंद और गिरधर दास हो गए। भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है, किसमें, नील देवी नाटक में। भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है, नील देवी नाटक में, ठीक है। कवि भारतेंदु नाटक के रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, कवि भारतेंदु, ये आपको याद हो गया। भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि वह नाटक कौन सा है भारतेंदु जी का जिसमें दोस्तों स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया, तो वो है दोस्तों कौन सा, नील देवी नाटक,
नील देवी है। गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास नहोस नाटक के रचयिता हैं। आह बेदना मिली विदाई गीत स्कंदगुप्त नाटक में है दोस्तों, है ना। प्रसाद के प्रायश्चित नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है ना। प्रसाद के विशाख नाटक का कथानक बुद्धों के पतन का काल है, ये भी याद रख लेना। अजात शत्रु नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं, तो इनको भी अपन को याद करना है, ठीक है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं। अभी अपन ने देखा कि सर पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है और नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं, है ना। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं, तब आपका उत्तर होता है विस्कंभक। क्या कहते हैं, विस्कंभक कहते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है, तब आपका सीधा उत्तर होता है कि सर विस्कंभक कहलाता है, ठीक है, विस्कंभक, है ना। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को विस्कंभक कहा जाता है ना। इसको याद रखेंगे। प्रसाद जी के जन्मेजय का नागयज्ञ नाट्य कृति में आर अनार के भेदभाव का चित्रण हुआ है। आर अनार के भेदभाव का चित्रण हुआ किसमें, जन्मेजय का नागयज्ञ। आपसे पूछा जाएगा जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है, आप क्या बताओगे। जन्मेजय का नागयज्ञ ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है और इसमें दोस्तों आर अनार के भेदभाव का चित्रण हुआ है, इसको याद करना, ठीक है। प्रसाद के विशाख नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल है, ये अपन ने पढ़ा था कि प्रसाद जी का वह नाटक कौन सा है जिसका कथानक बौद्धों के पतन का काल माना जाता है, तो वो विशाख नाटक है, ठीक है। प्रसाद जी के ध्रुव स्वामी नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद करना है। प्रसाद का वह नाटक कौन सा है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा आता है कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है, तो ये तो आपको पता ही है कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का। रचनाकाल बता दो जल्दी से, इसका रचनाकाल क्या है ध्रुव स्वामी का। और प्रसाद के ध्रुव स्वामी नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया, इसको याद रख लेना। और प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति कौन सी है दोस्तों, ध्रुव स्वामी, है ना। प्रसाद की अंतिम काव्य रचना दोस्तों कामायनी मानी जाती है। कौन सी, कामायनी मानी जाती है अंतिम। और यहाँ पर देखो प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति कौन सी है, तो ध्रुव स्वामी। रचनाकाल बताओ जल्दी से ध्रुव स्वामी का क्या है, बताइए। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है ना। बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर ध्रुव स्वामी का रचना काल है 1933 ईस्वी, 1933 ईस्वी, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंध है, इसको याद रखेंगे। आह वेदना मिली विदाई स्कंदगुप्त की पंक्ति है और भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी है दोस्तों। नाटक को काहे की, ये क्वेश्चन कई बार आया है, नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी, तो नाटक को पंचम वेद की जो संज्ञा दी है वो दी है किसने, भरत मुनि ने। पंचम वेद की संज्ञा किसने दी, भरत मुनि ने, ठीक है। तो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले विस्कंभक कहलाते हैं। प्रसाद जी के जन्मेजय का नागयज्ञ नाट्य कृति में आर अनार भेदभाव का चित्रण हुआ है। प्रसाद जी के विशाख नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल है। प्रसाद जी के ध्रुव स्वामी नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या दोस्तों बड़े कौशल से उठाई गई। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति ध्रुव स्वामी है ना। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक कैसा, यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है, ये आपको पता चल गया। आह वेदना मिली विदाई ये पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है और भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है, इसको धीरे धीरे याद करना है। बात करते हैं घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल नाटक के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जाएगा। घासीराम कोतवाल नाटक के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों विजय तेंदुलकर। कौन माने जाते हैं, विजय तेंदुलकर, ठीक है। और इसको अपन को याद रख लेना है, विजय तेंदुलकर माने जाते हैं। देवताओं की छाया में चरवाहे उपेंद्रनाथ अस्क की कृति है। देवताओं की छाया में चरवाहे ये किसकी कृति है दोस्तों, ये उपेंद्रनाथ अस्क की है। कामना प्रसाद जी का वह नाटक है जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को इन्होंने उठाया दोस्तों, है ना। देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया इन्होंने, समसामयिक नहीं उठाया, वर्तमान की समस्याओं को इसमें नहीं उठाया। इसमें दोस्तों देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया, किसमें, कामना नाटक में। अब यहां से अगर क्वेश्चन बने कि प्रसाद का वह नाटक कौन सा है जिसमें दोस्तों समसामयिक प्रश्नों को ना उठाकर
उसमें देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया गया। तो आप क्या बताओगे? कामना, कामना। ठीक है। काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक तत्व कौन थे? तो वो थे दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी में नेशनल थिएटर, है ना, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक तत्व कौन थे दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। सुबह के घंटे नरेश मेहता की रचना है। सुबह के घंटे किसकी रचना है? नरेश मेहता। सुबह के घंटे नरेश मेहता। ठीक है। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक हैं बलराज साहनी। जादू की कुर्सी में बहुत बल है। जादू की कुर्सी में क्या है? बल। बल है तो बल याद रख लेना, बलराज साहनी। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में लिखिए। ये कथन है दोस्तों, बोले सर जयशंकर प्रसाद का कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, है ना। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इसको याद रखेंगे। जादू की कुर्सी बलराज साहनी, है ना। सुबह के घंटे नरेश मेहता। और दोस्तों नेशनल थिएटर प्रयाग में अनार नाट्य सभा, कानपुर में हिंदी रंगमंच के प्रेरक तत्व कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। इसको याद रख लेंगे। कामना नाटक में दोस्तों देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया गया, है ना। देवताओं की छाया में चरवाहे के रचनाकार कौन है? अस्क। बोले देवताओं की छाया में चरवे अस्क बहाते हैं। चरवाहे क्या करते हैं? अस्क बहाते हैं। देवताओं की छाया में चरवाहे अस्क बहाते हैं। घासीराम कोतवाल नाटक के रचनाकार कौन है? तो विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर। इसको याद करेंगे। घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर। बकरी जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है। बकरी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है। दोस्तों ये पूछा जाता है दोस्तों कि मोहन राकेश का वह नाटक कौन सा है जिसका कथानक अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है? तो वो है लहरों के राजहंस। इसका कथानक, इसकी विषय वस्तु अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित मानी जाती है। बकरी ये जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है। और बकरी के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के लहरों की राजहंस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है। ठीक है। घासीराम कोतवाल नाटक का लेखक विजय तेंदुलकर माना जाता है। इसको याद रखेंगे। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है? बलराज साहनी, है ना। ये आपके दोस्तों हो गए। अब अपन कल पढ़ेंगे प्रेमचंद प्रथम कहानी एवं प्रेमचंद की प्रथम कहानी को लेकर के बहुत मतभेद रहते हैं, इसको पढ़ेंगे और कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। ठीक है। सभी लोग दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दें। आज शाम को वाक्य का टेस्ट होगा, सेकंड बैच का वाक्य का, है ना। और फर्स्ट बैच का तो विशेषण का है ही शायद, है ना, विशेषण का है फर्स्ट बैच वालों का। और वाक्य का टेस्ट होने वाला है दोस्तों सेकंड बैच वालों का शाम को। ठीक है। समय सारणी सेकंड बैच वालों को दे दी जाएगी। आपके ये बैच नंबर 1 वालों को समय सारणी दे दी गई है। कब कब आपके टेस्ट होंगे वो समय सारणी आपको मिल चुकी होगी, है ना। और दोस्तों सेकंड बैच वालों की समय सारणी भी दे देंगे। बाकी फर्स्ट बैच वालों के जैसे जो थर्ड और फोर्थ बैच वालों के जो हैं, जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा वैसे आपके टेस्ट आते जाएंगे, वैसे आपको टेस्ट लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको जो पहले बैच नंबर 1, 2, 3 जितने भी टेस्ट हुए हैं उन टेस्टों को लगाना है। अगर आपने पढ़ा है तब भी लगाना है, नहीं पढ़ा है तब भी आपको लगाना है। तो ऐप में जितने भी टेस्ट उपलब्ध हैं, हाँ सारी क्लासें होंगी, बैच में जितने भी टेस्ट उपलब्ध हैं सारे टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है। सारे टेस्ट आपको लगाना है। और दोस्तों आपको ऐप पर ये सारी क्लासें रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पर प्राइवेट कर दी जाती है, प्राइवेट होती है। इस क्लास के बाद ये प्राइवेट क्लास हो जाती है। और उसके बाद ये जो क्लास अगर आपको बाद में देखना है तो ऐप पर फोल्डर है निचोड़ क्लास का, निचोड़ क्लास का है, उस पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है। और इस वीडियो को केवल दोस्तों पेड मेंबर ही, कहीं आपकी ऐसी धारणा ना हो कि सब लोग देख रहे हैं, इसको ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर कि इसमें क्या अंतर है कि हमें ये वीडियो और वो यूट्यूब वाली वीडियो कॉमन होती है, इसमें क्या अंतर होता है? तो समझ लेना आप लोग, इसमें वो है कि ये सिर्फ आप लोगों को क्लासें मिलती हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को धन्यवाद। ऐप पर जाके देखिए, सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। सारे टेस्ट दोस्तों आपके बैच नंबर 1, 2, 3 में देखते जाइए, मिलते जाएंगे।
है ना, और आप लोग तैयारी में लगे रहें यथावत, और सभी लोग लाइक कर दें। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को, है ना। जय हिंद।